नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखते हैं। उन खबरों से हम आपको सीधे जोड़ते हैं क्योंकि उन खबरों से जुड़े हुए कुछ सवाल हम सोशल मीडिया एक्स पर आपसे पूछते हैं और उसका जवाब आप ले सकते हैं जनमत के इस मंच पर। तो जनमत की शुरुआत करते हैं और चलिए सबसे पहले उन खबरों से आपको बाखबर करा देते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। तो आइए खबरों की रेल ले आइए भाई। सबसे पहले उन खबरों की बात कर लेते हैं जिनमें इस वक्त चर्चा पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल जहां वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल जहां ये कहा जा रहा है कि वक्फ तो बस एक बहाना है, दरअसल हिंदू निशाना है। एक षड्यंत्र चल रहा है पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को समाप्त करने का। क्या आने वाले समय में हिंदू विहीन हो जाएगा बंगाल? बड़ा सवाल है, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे विस्तार से आज के जनमत में। साथ ही साथ बात हम करेंगे कि जब वक्फ पर बात हो रही है, वक्फ पर लगातार विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। विरोध के नाम पर दंगा फसाद, आगजनी, हत्याएं, ऐसी तस्वीरें आ रही हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून बनने के बाद आज पहली प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल बेचैनी उनमें है जो वक्फ के नाम पर अब तक लूट खसोट किया करते थे, जो वक्फ के नाम पर अपना एजेंडा सेट किया करते थे। वक्फ कानून दरअसल उनके ऊपर बड़ा प्रहार है। मोदी का ये वक्फ वार क्या कहता है, इसकी भी बात होगी विस्तार से। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात होगी कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति की। हालांकि कांग्रेस की तो तुष्टीकरण की राजनीति करने की कहानी आज की नहीं है, दशकों पुरानी है, 70 सालों तक यही चलता रहा। लेकिन आज भी वो डीएनए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को संरक्षण दिया गया है, वो कांग्रेस के लिए एक बार फिर से उसे मुसलमानों की पार्टी करार दिलाता हुआ नजर आता है। मुस्लिमों को ओबीसी टोपी क्या कहती है, ये कहानी विस्तार से होगी इसकी बात। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बात होगी लोकतंत्र के पहले गांव की। वो लोकतंत्र का पहला गांव जहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है, नया सवेरा आया है। यहाँ पर सिमरी गांव की तस्वीर आज हम दिखाएंगे आपको, जो इतने सालों के बाद भी अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन हमारी सेना के अथक प्रयास से लोकतंत्र के इस पहले गांव में एक बदलाव हुआ है। रोशनी की किरण कैसे आई है यहाँ पर, ये कहानी क्या कहती है, इसका भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले जनमत में बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ हो रहा है जो ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह है। आज की तस्वीरें ये बता रही हैं कि वक्फ विरोध के नाम पर जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या की गई, उन्हें लूटा गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया। 500 से ज्यादा हिंदू अपना घर बार, आशियाना, सपने सब कुछ छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए। यह है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, जहां पर वक्फ विरोध के नाम पर जिहादियों का एक एजेंडा चल रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खत्म करना है। क्योंकि आज भी पश्चिम बंगाल से कई इलाकों से ऐसी खबरें आई जहां पर हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में लगातार बवाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रही है। ममता बनर्जी का मौन सीधे सीधे उन कट्टरपंथी जिहादियों को समर्थन है जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। पश्चिम बंगाल किस तरह से बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है, इसकी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई है। घरों पर लटके हुए ताले, रोती बिलखती महिलाएं, रोते हुए बुजुर्ग, अपनों को याद करते हुए बुजुर्ग, वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, वो लोग जो अपने घर को दूर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, वो धर्मधारक हिंदू जो अपनी मंदिरों को, अपने देवताओं को,
अपनी आस्था के केंद्र को सामने अपमानित होता हुआ देखने को मजबूर हो, वो आज चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं मोहतरमा ममता से कि क्या पश्चिम बंगाल सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ अब जिहादी कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथ को हवा देने वाले लोग ही अपना आधार मजबूत करने के लिए चुनने वाले हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो अब हिंदू होना गुनाह हो चुका है। सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट कर दिए गए हैं, बावजूद उसके जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही है, ऐसे में ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि बांग्लादेश के राह पर अगर पश्चिम बंगाल चल पड़ा है तो फिर क्या होगा आने वाले समय में? क्या ये जो एंटी हिंदू एजेंडा पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है? आइए इसी की पड़ताल करती हुई आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद हिंदू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये गवाही है बंगाल में उजड़ते हुए एक पूरे वजूद की। ये तस्वीरें नहीं बल्कि चीखते हुए सवाल है। ये तस्वीरें हैं उस नफरत की जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश बन चुकी है। ये वो जख्म है जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि एक समाज की आत्मा पर लगे हैं। मुर्शिदाबाद जल रहा है लेकिन ममता सरकार खामोश बैठी है। हिंदू परिवार बेघर हो रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीते दिनों वक्फ कानून के विरोध में जो हिंसा भड़की वो जिहादी मानसिकता की पोल खोलती है। हिंदुओं के घरों में आग लगी, दुकानों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, औरतों के साथ बदसलूकी हुई। नदी और पानी की सप्लाई में जहर मिलाना क्या सिर्फ एक सामान्य घटना है? क्या ये वही सांप्रदायिक सौहार्द है जिसकी दुहाई देकर ममता हमेशा वोट मांगती है? हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती से हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन डर का साया अभी भी छाया हुआ है। 500 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। ममता सरकार के राज में हिंदू शरणार्थी बनने को मजबूर है। आलम ये है कि लोग बेघर मालदा पहुंचकर शेल्टर हाउस में रात गुजारने को मजबूर है। सबकी आंखें नम है, जमीन और जड़ों को छोड़ने का दुख है। इसलिए सवाल ये है कि क्या ये आतंक नहीं और ममता राज में ये आतंकी इतने बेखौफ कैसे हैं? वही टीएमसी सरकार का दावा है कि हालात काबू में है। Some miscreants entered, they made chaos and they were given safe passage to return. हालात ये है कि इंटरनेट बंद है, मीडिया को रोका जा रहा है, अफवाहों के नाम पर सच्चाई को छिपाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो इंटरनेट क्यों बंद है? अगर सरकार निर्दोष है तो मीडिया से डर कैसा? क्या ममता बनर्जी हिंदुओं की मुख्यमंत्री है या सिर्फ एक वर्ग की तुष्टीकरण करने वाली नेता? बंगाल में ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी नंदीग्राम, कूच बिहार, बसीरहाट, मालदा में हर बार निशाना हिंदू बने हैं और हर बार सरकार आंखें मूंद के चुप रही है। कौन कर रहा है आप देखिए ना। उनका मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, उनका मेयर है बॉबी हकीम, और कौन कौन जो कर रहा है। जो वहाँ पे आप लोग देखे हैं कि 2 हिंदू लोगों को हत्या किया है वहाँ पे। तो हिंदुओं को जैसे तरीके से हत्या हो रहा है तो कौन धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है? उनका पार्टी का सांसद, मुर्शिदाबाद का सांसद खुद बोल रहे हैं ये बहुत अन्याय हुआ है। इसके बाद भी वो बोलेंगे बीजेपी कर रहे हैं। ये जो हुआ है इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी, तृणमूल सरकार है। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में।
वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में। सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है। उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार, वोट बैंक की लालच से। वहीं अब इस हिंसा के पीछे एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन के नाम भी सामने आ रहे हैं। वो एसडीपीआई जो देश भर में नफरत, अफरा तफरी और मजहबी उन्माद फैलाने के लिए कुख्यात है। ये वही संगठन है जिसे देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। और अब वही जहरीला एजेंडा बंगाल की जमीन पर पैर पसार चुका है। एसडीपीआई को खुला खेलने देना सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं, ये सत्ता का मौन समर्थन भी है। वो चुप्पी जो गुनहगारों की हिम्मत बन चुकी है। जब शासन चुप हो और आतंकी बेखौफ, तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए ममता बनर्जी से सवाल तो बनता है, क्या बंगाल में हिंदू होना अब अपराध है? क्या आपके राज्य में जिहादी मानसिकता को खुली छूट मिल चुकी है? सवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद का नहीं है, सवाल पूरे बंगाल की पहचान, अस्मिता और सुरक्षा का है। सवाल ये है कि नफरत की आग को आखिर कब थामा जाएगा और हिंदुओं की पुकार आखिर कब सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तय करने का वक्त आ गया है कि बंगाल में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है या लोकतंत्र में बंगाल को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चरमपंथ, कट्टरपंथ हावी होता जा रहा है और इन कट्टरपंथियों, चरमपंथियों को जिस तरह से ममता बनर्जी का मौन समर्थन है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। नासूर बन चुकी स्थिति किस तरह से भयावह हो चुकी है यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के लिए, जिनको पीने के पानी में भी जहर मिलाकर अगर देने का षड्यंत्र रचा जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये जिहादी सोच कहां तक पहुंच चुकी है। वक्फ तो बस एक बहाना है, निशाना तो हिंदू है। हिंदू किस तरीके से दर्द से गुजर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू होना कैसे पाप हो चुका है, गुनाह हो चुका है, खुद बांग्लादेश के रहने वाले हिंदू अब रो रो कर, चीख चीख कर आप बीती दुनिया के सामने रख रहे हैं। সব আমরা জান বাঁচাবার জন্য আমরা নিজেরা হাইকোর্টে দিয়ে আমরা এটা দিয়ে চলে এসেছি। দিয়ে এসে এখান থেকে আমরা পার হলাম গঙ্গার চর দিয়ে। এরা বলছে বাবু তোমরা কোথাও যাবা না, তোমরা এখানে থাকো, আমরা আছি, তোমাদের এখানে রীতি রাখুন, যতক্ষণ পারবো আমরা ব্যবস্থা নেব। দিয়ে আমাদের এরা আমরাকে আটকে নিয়েছে, আমরা এখানে এদের আশ্রয়ে আছি। ধুলিয়ানের কোন গ্রামে বাড়ি? ধুলিয়ান বেদগুনের 16 নম্বর ওয়ার্ড। কি নাম তোমার? আমার নাম পঞ্চরণ মন্ডল। পঞ্চরণ মন্ডল। যাও ওখানে মারপিটটা হলো কেন? ওখানে মারপিটটা হলো কেন আমরা তো অতটা বুঝতে পারি না। আমরা যাচ্ছি, সবজি ব্যবসা করছি, যাচ্ছি আসছি, কি করে যে হলো ওটাও তো আমরা বলতে পারছি না। সব ওরা কি গালাগাল করছে, কিছু বলছিল? আমরা নিজের খানা না শুনলে তো আমরা বলতে পারছি না। তারা এবার পালাচ্ছে, আমাদের ঘর দুবার জ্বালিয়ে দিছে। ঘর জ্বালিয়েছে? আমার জ্বালিয়েছে, আমার কাকুদের জ্বালাচ্ছে, এদের সবার যখন জ্বালাচ্ছে তখন কোনো গালাগাল করছে? কি বলছে? কদিন থেকে আছেন আপনারা? খাওয়া দাওয়া বাড়ির জিনিসপত্র সব লুট হয়ে গেছে? আপনারা ওখানে নাই করে 200টা বাড়ি শুধু तो सुना आपने, हिंदुओं को यहीं मारो और यहीं गाड़ दो। दरअसल विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ था उस शेल्टर हाउस में जहां पर हिंदू शरण ले रहे हैं। मालदा में उस स्कूल में पहुंचा हुआ था और वहां की ये आप बीती आपने खुद ही देखी।
और ऐसे में ये सवाल पूछना स्वाभाविक है जो हमने आपके सामने रखा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, क्या बांग्लादेश के नक्शे कदमों पर चल रही है ममता सरकार, यानी जिहादियों को फुल समर्थन और हिंदुओं के प्रति मौन। तो आप में से 98% लोग इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि यह हिंसा दरअसल खुला समर्थन मिल रहा है इन जिहादियों को ममता बनर्जी की तरफ से। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते। एक तरफ तो वक्फ कानून के विरोध में बंगाल जल रहा है, दूसरी तरफ देश भर से इस वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं से किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। खबरें अलग राज्यों से भी आ रही हैं। झारखंड से भी कुछ ऐसी खबर आई जहां रविवार को हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के झुरझुरी गांव में महायज्ञ आयोजित किया गया था और इसी महायज्ञ की शोभा यात्रा पर उस समय कहर टूट पड़ा जब यात्रा तरबेचवा मस्जिद के पास पहुंची। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कट्टरपंथी मुसलमानों की ओर से अचानक पथराव शुरू हो गया। इस हमले में कई महिलाएं घायल हो गईं, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। शांति और धार्मिक आस्था के प्रतीक इस शोभा यात्रा पर सुनियोजित तरीके से, जी हां, सुनियोजित तरीके से हमला करके इन जिहादियों ने न सिर्फ हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि पूरे क्षेत्र की अमन शांति को तहस नहस कर दिया। हमले के बाद ये उपद्रवी आगजनी करने से भी बाज नहीं आए, आगजनी भी की, सड़कों पर खूब तांडव किया। एक हिंदू परिवार के घर को निशाना बनाते हुए उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। घर का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया, एक बाइक को भी जला दिया गया। इतना ही नहीं, रास्ते में जो कुछ भी इनके हाथ लगा उसे आग के हवाले किया इन कट्टरपंथियों ने। बहाना वक्फ का विरोध। रास्ते में पुआल रखकर आग लगाई, जिससे आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई और पूरे गांव में दहशत फैल गई। इस बर्बर हमले से आक्रोशित हिंदू समुदाय ने जीटी रोड को जाम कर दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों का यह कहना था कि यह हमला पूर्व नियोजित था और प्रशासन की लापरवाही भी इसमें एक बड़ा कारण माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी संख्या में फोर्स तो तैनात की, लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म करा दिया, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। तो हेमंत सोरेन सरकार से भी पूछा जाएगा कि आखिर ये मौन समर्थन कहीं जिहादियों को सीधे सीधे समर्थन तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या झारखंड में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? और आइए अब जनमत के सफर को आगे बढ़ाते हैं और जनमत में अब बात कर लेते हैं बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस खास संदेश की बात करना जरूरी हो जाता है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अंबेडकर जी के विचारों को अपनी सरकार की प्रेरणा बताया, बल्कि वंचितों, गरीबों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी दोहराया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने विकास की उड़ान का भी जिक्र किया। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने की घोषणा करते हुए कहा कि अब श्री कृष्ण की भूमि सीधे प्रभु राम की नगरी से जुड़ गई है। इसके साथ ही हिसार एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास कर हरियाणा के सपनों को नई ऊंचाई देने का भी भरोसा आज प्रधानमंत्री ने जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक पुराने वायदे की याद दिलाते हुए कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, और आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज किस तरीके से एक बड़ा संदेश हरियाणा की धरती से दिया। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति
बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं। जब लक्ष्य और उद्देश्य संकल्प पूर्ति रखा जाता है तो संकल्प जरूर सिद्ध होता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आज हरियाणा की धरती से गरज रहे थे। बात केवल संकल्प की नहीं हुई, इस संकल्प को पूरा पहले भी किया जा सकता था अगर पहले की सरकारों ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई होती। प्रधानमंत्री ने कैसे अपने तीखे अंदाज में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, ये भी आपको दिखाएंगे। जनमत में आगे बढ़ते हुए हम प्रधानमंत्री के उस तीखे अंदाज की बात करेंगे जहां पर उन्होंने हरियाणा की सरजमीन से ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाबा साहेब का अपमान करने से कांग्रेस कभी बाज नहीं आई। जब तक वो जीवित रहे उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। यहां तक कि कांग्रेस ने 2 बार उन्हें चुनाव में हरवाने की कोशिश की और उनकी विचारधारा को खत्म करने का भी षड्यंत्र रचा। प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में आज वक्फ का विरोध करने वालों को भी आईना दिखाया। क्या कुछ कहा, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि हर गरीब, हर वंचित गरिमा से जी सके, सर ऊंचा करके जिए, वो भी सपने देखें, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल तक पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा। आजादी के 70 साल बाद भी गांवों में सिर्फ 16% घरों में नल से जल आता था। सोचिए साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक
वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। आईना दिखाया आज कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने, और इसीलिए जिस तरीके से आज तीखे तेवर नजर आए उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल हमने आपके बीच रखा। हमने आज आपसे पोल के माध्यम से जो सवाल किया था वो हमने आपसे पूछा था कि संविधान की क्या भक्षक है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि संविधान का हवाला तो दिया जाता है लेकिन उसी संविधान का खिलवाड़ कैसे किया जाता है इसके कई उदाहरण हैं। तो जब हमने आपसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी संविधान की भक्षक है, तो आप में से देखिए 96% लोग इस बात से सहमत हैं कि बिल्कुल संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया। हालांकि 4% लोग इससे सहमत नजर नहीं भी आते हैं। कहते हैं अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण ही काफी होती है रास्ता रोशन करने के लिए। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सालों तक अंधेरे में डूबा रहा, न सिर्फ बिजली के अभाव में बल्कि सुविधाओं और सरकारी पहुंच की कमी के अभाव में भी। लेकिन अब वही गांव उम्मीद की रोशनी में नहा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के पहले गांव की। अब ये लोकतंत्र का पहला गांव क्यों है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। हम बात कर रहे हैं सिमारी गांव की, जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में एलओसी के ठीक पास बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम गांव, जहां पर 53 घरों में केवल 347 लोग रहते हैं जो दशकों से बिजली और ईंधन की मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। भारतीय सेना ने यहां की पूरी तस्वीर बदल दी है। यहां पर हर वो सुविधा है जिसका अभाव अब तक ये गांव झेल रहा था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात यह है कि सिमारी वही गांव है जहां भारत का पोलिंग बूथ नंबर 1 पड़ता है, यानी ये गांव लोकतंत्र की पहली आवाज है। कश्मीर के करनाह घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव सिमारी, जो भारतीय सीमा से लगा हुआ है, अब तक नई उम्मीद और बदलाव की मिसाल बन चुका है। भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुणे की असीम फाउंडेशन के सहयोग से इस गांव को सौर ऊर्जा से रोशन किया गया है, जो अब न केवल बिजली संकट से मुक्त हो चुका है बल्कि यह एक प्रतीक बन गया है भारत की ताकत और एकता का। सिमारी गांव कोई साधारण गांव नहीं है। यह गांव जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है और जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। इस गांव का पोलिंग बूथ नंबर 1 के रूप में उल्लेख किया जाता है, जो भारत की लोकतांत्रिक पहुंच और शक्ति को दर्शाता है। सिमारी के 53 घरों और 347 निवासियों को कई दशकों से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। लगातार बिजली कटौती और जलावन की लकड़ी एवं मिट्टी के तेल पर निर्भरता ने उनके जीवन शैली को कठिन बना दिया। लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन ने मिलकर सिमारी में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की है। इस परियोजना के तहत गांव को 4 सोलर माइक्रो ग्रिड क्लस्टरों में विभाजित किया गया। इन क्लस्टरों में सोलर पैनल
इन्वर्टर, बैटरी और एलईडी लाइट्स लगाए गए, जिससे सिमारी को अस्थायी और भरोसेमंद बिजली मिल रही है। इसके अलावा हर घर को एलपीजी कनेक्शन और डबल बर्नर स्टोव भी दिए गए। इससे गांव वालों को प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से मुक्ति मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब गांव वाले लकड़ी और मिट्टी के तेल पर निर्भर नहीं है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा है। पहले मिट्टी के चूल्हे दरवाजा कर दिया खाना बने दिया और इस गैस मट्टी आर्मी दी आर्मी का बहुत बड़ा लाख शुक्र बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। असं लाइट भी दी और मट्टी भी दी गैस मट्टी असं शांति नाल हाथ नहीं खराब होते बर्तन नहीं खराब होते असं इसका अदा करते हैं बहुत अच्छी तरीके नाल। असीम फाउंडेशन के इंजीनियरों ने स्थानीय निवासियों को सौर ऊर्जा प्रणाली के रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि यह परियोजना सिर्फ एक बार की मदद ना हो, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ बने और गांव के लोग इसे आत्मनिर्भर तरीके से चला सके। पहले हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब से आर्मी ने हमें लाइट दी है तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो गई है। हमारे बच्चे भी लाइट की वजह से पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइट कभी कभी सरकारी लाइट होती थी या नहीं, लेकिन आर्मी की वजह से हमें लाइट परमिट आ रही है। हमारा गाँव जो है वो इधर पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, इसलिए हम आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें लाइट दी, हमें पढ़ने में आसानी हो रही है और हमारे बच्चों को। हम इधर एलओसी के करीब है, हमें इंडियन आर्मी ने सोलर प्रोवाइड की है। हम जब नमाज पढ़ते हमें तंगी होती थी, इसलिए आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असं लाइट भी अच्छी तरह के नाल असं बल दी है फर्स्ट क्लास। पहले असं लाइट ना अच्छी असं लाइट भी आर्मी सुन दी, आर्मी का बहुत अच्छी शुक्र अदा करते हैं कि असं वो दी लाइट भी लाइट होना असं जल्दी फर्स्ट क्लास। पहले असं नेरे भी बेंदी वो बड़ा शांति हो गई लाइट दी भी और मट्टी दी भी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल को शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल संतोष महाडिक की माताजी टंगधार ब्रिगेड के कमांडर और कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। कर्नल महाडिक ने 2015 में कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस परियोजना को उनके बलिदान और सेवा की भावना को समर्पित किया गया है। आज सिमारी गांव केवल एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं, बल्कि यह सतत विकास, राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक बन चुका है। यह पहल दर्शाती है कि अब समाज, सेना और सामाजिक संगठनों का सहयोग होता है तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सिमारी अब रोशन हो चुका है और उसकी रोशनी में यह गांव देश के दूर दराज हिस्सों में बदलाव और आशा की एक नई किरण की तरह चमक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये नए भारत की वो बुलंद तस्वीर है जो ये बताती है कि जब लक्ष्य और संकल्प एक साथ मिल जाते हैं तो सिद्धि ऐसी ही तस्वीरों के माध्यम से आती है। जनमत में अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाते जाते आज एक बार फिर से आपको छोड़ जाते हैं आज के वीडियो ऑफ द डे के साथ। वो तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास है, वो तस्वीरें जो संकल्प की नई उड़ान को दिखाती हैं, वो तस्वीर जो अब सीधे सीधे कृष्ण की भूमि को राम की भूमि से जोड़ेगी। हरियाणा को उसका पहला एयरपोर्ट मिल गया और आज जब प्रधानमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन किया तो सीधे तौर पर यह कहा जाने लगा कि अयोध्या, हिसार टू अयोध्या यानी श्री कृष्ण जी की पावन भूमि श्री राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है और ये अपने आप में आने वाले वक्त के लिए अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा जब एक जुड़ाव होगा। और जब जुड़ाव होगा तो तस्वीरों में संगठन नजर आएगा और ये संगठन ही भारत की शक्ति बनेगा।